सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। मेरे साथ मौजूद हैं अंदलीब अब्बास साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑनरेबल रुकन कौमी, जाहिद खान साहब अवामी नेशनल पार्टी के सेंट्रल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हैं और पीडीएम के भी सेंट्रल डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रही हैं और जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब सियासी और दिफाई तज्ज़िया निगार हैं हमारे साथ मौजूद है। तो ये कल तक की सूरत हाल थी जो आपने मेरे आगाज़ के इस मोनोलॉग में देख ली और इसी पे बात करते हैं आगे चल के कि अब ये मामला जाके कल्मिनेट होगा 26 मार्च के लॉन्ग मार्च पे, और फिर 26 मार्च के लॉन्ग मार्च के बाद क्या पीडीएम अपनी इस तहरीक को जारी रख सकेगी, इस मोमेंटम को 2023 के इलेक्शन तक, या हुकूमत कामयाब हो जाएगी पीडीएम को मज़ीद शिकस्त पर शिकस्त देने में, जैसे हुकूमत ने पीडीएम को कल सेनेट में शिकस्त दी है। आपसे आगाज़ करूँगा शर्मिला फारूकी साहिबा, आपकी शिकायत प्रिजाइडिंग ऑफिसर से है या आपकी शिकायत उन 7 लोगों से है जिन्होंने जहां लगानी थी मोहर वहां मोहर नहीं लगाई, कहीं और लगा दी? शुक्रिया। देखिए, सबसे बड़ी शिकायत तो हमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर से है जिन्होंने नाजायज तरीके से इन वोट्स जो वैलिड थी जिनको रिजेक्ट किया। बात यह है कि कहीं भी ये लिखा नहीं था कि कहाँ तरीके से खाने के राइट या लेफ्ट पे दर्ज करना। ये कहा गया था कि अपने पसंदीदा कैंडिडेट के नाम के ऊपर मोहर लगाएं, और वो लगाई गई। और जिस तरीके से 7 वोट जबकि डिस्पाइट द फैक्ट कि सेक्रेटरी सेनेट ने इसकी निशानदही भी कराई कि ये वैलिड वोट्स हैं, फारूक नाइक साहब ने खड़े होकर मुख्तलिफ कवानीन भी मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स भी मौजूद हैं, लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने एक ऑब्वियस बाइस के जरिए और एक जाहिरी बात है हमें नजर आया कि वो किस तरीके से हुकूमती जो कैंडिडेट थे तो इसका मतलब है आप जिन्होंने वोट कास्ट किया, जिन्होंने स्टैंप लगाई, आप कह रहे हैं कि उन्होंने स्टैंप बिल्कुल ठीक लगाई, उनके इंटेंशन ठीक थी, उन्होंने हुकूमत का साथ नहीं दिया, उनका मकसद ये नहीं था कि वोट खराब हो। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के खिलाफ तो ऑब्वियसली पर आप उनके फैसले को चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं। देखिए, जाहिर बात है कि हमारे पास जो भी अवेलेबल फॉरम्स हैं हम कानूनी जंग तो उसके ऊपर लड़ेंगे, लेकिन ये इंतहाई नाजायज बात है और ये इंतहाई ज्यादती वाली बात है कि वैलिड वोट्स को तरीके से रिजेक्ट करके यूसुफ रजा गिलानी साहब से एक सवाल हुआ था उनको जितवाने से पहले, मैं चाहूंगा जरा वो सवाल भी दिखाया जाए और जो जवाब यूसुफ रजा गिलानी साहब ने दिया वो जवाब भी सुनवाएं। और अब क्या वाकई पीपल्स पार्टी अब हारने के बाद भी समझती है कि ऐसा ही है? दिखाएं। न्यूट्रल है, राइट। तो शर्मिला साहबा, न्यूट्रल ही थी ना एस्टैब्लिशमेंट, आपको शिकायत तो नहीं है आपको? देखिए, मैं इसके ऊपर कमेंट इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि मैं ये समझती हूँ, मेरी जमात ये समझती है कि एस्टैब्लिशमेंट का तो सियासत के अंदर कोई रोल होना ही नहीं चाहिए। न्यूट्रल और नॉन न्यूट्रल की बात ही नहीं है। दे हैव नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। ये एक प्योरली एक सियासी मसला है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है। सेनेट के इलेक्शन है, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था, चेयरमैन का इलेक्शन था। इसमें यह कहना कि जी एम्पायर को न्यूट्रल रहना चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट को न्यूट्रल रहना चाहिए, नॉन न्यूट्रल रहना चाहिए। साहब, सर आप सेनेट का हिस्सा रहे हैं, अभी भले आप इस सेनेट में नहीं है लेकिन आप सेनेट का हिस्सा रहे हैं, तो कल ये जो सारा अमल हुआ, इस अमल में बज़ाहिरन तो कुछ स्टेक नहीं था एएनपी का, क्योंकि पीपल्स पार्टी का चेयरमैन था और JUIF का डेप्यूटी चेयरमैन था, लेकिन चूंकि पीडीएम का आप हिस्सा हैं तो लिहाजा आपका स्टेक था। तो कोई शिकायत है एएनपी को भी इस अमल में? देखिए मेरा बात सब, पहले बार सेनेट का जो इलेक्शन का अशर हुआ, शायद पहले तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। हमेशा के लिए मैं 2 दफा सेनेटर रहा हूँ, हमेशा के लिए, और मेरे 2 टर्न और जो रहा हूँ उसमें तकरीबन 4 दफा चेयरमैन के सेनेट के इलेक्शन हुए हैं, लेकिन कभी भी मैंने ऐसे सूरत हाल नहीं देखी जो कल देखी। देखिए, पहले तो सबसे पहले मेरा बात साहब ये देखे कि जो प्रिजाइडिंग अफसर था वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी से, उस पॉलिटिकल पार्टी की जो हुकूमत की इत्तेहादी है। जब सुबह कैमरे वहां पे देखिए, कैमरे पहले बार, और आपको याद होगा वाटर गेट स्कैंडल जब हुआ था तो वहां पे जब केस चली थी तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने इस्तीफा दिया था। अब मुझे आप बता दें
कि ये जो इब्तिदा से शुरू हुआ कि कैमरे लगे और कैमरे को निकाल दिया, तो ये किसने लगाए थे ये कैमरे, क्यों लगाए गए थे, क्या वजह थी? पहले तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। इलेक्शन होती है स्मूथली और फिर जो भी चेयरमैन बन जाते सेनेट चलता है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है मेरे अब्बास साहब, जो खतरनाक बात है, ये जो सेनेट है ये 4 उन सूबों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन है और ये फेडरेशन की अलामत है और ये जो सूबे हैं उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ करता है। जब आपने इब्तिदा एक ऐसे हालात से किया तो शायद आगे क्या होगा। सबसे तो बड़ी बात यही है कि ये जो रातों रात एक मेजर साहब को कहते कि वहां पे सिक्योरिटी के अफसर मुकर्रर किया गया, तो ये पूछा जाए कि वो चकवाल से ताल्लुक रखता है, तो ये पूछा जाए कि वो कौन था, क्यों उसको किया, और क्या ये जो प्रिजाइडिंग अफसर था उसको उस वक्त भी कमेटी बनानी चाहिए थी पार्लियामेंट की और उसको इंक्वायरी करना चाहिए था कि इंक्वायरी कर दे। अब ये सारा रिकॉर्ड तो उधर से गायब हो जाएगा कि एक ऐसा बड़ा स्कैंडल कि जो दुनिया में आप हमारी जगह साई हो रही है। अच्छा खान साहब, हमारे जो खान साहब एक तो आपने वाटरगेट स्कैंडल जो रिचर्ड निक्सन का था 70s में, आपने उसका जिक्र किया। वाटरगेट स्कैंडल का इमरान खान साहब के साथ कैसे ताल्लुक आप इस वीडियो स्कैंडल में बना सकते हैं? मुझे आप बता दें, ये क्या अपोजिशन ने ये कैमरे लगाए थे या मुझे बता दे कि किसने, कोई बाहर से कोई आए थे, कोई दहशतगर्द आए थे, वो जाके रातों रात कैमरे लगाए थे? अब किसी मकसद के लिए तो लगे थे ना। सही है। सेनेट में कोई आम आदमी तो दाखिल नहीं हो सकता ना। यही तो मैं आपसे, पूरा पार्लियामेंट में कोई आम आदमी दाखिल नहीं हो सकता है बगैर उसकी। तो आप मुझे बता दें कि रातों रात जो ऐसे स्कैंडल हुआ कि जो कैमरे इतने ज्यादा कैमरे नस्ब किए गए, किसी को नहीं पता चला। अच्छा चले ये इस बात का सर, इस बात का जवाब दें सर। कैमरा लगने में तो आपको लगने में तो आपको डाउट होगा कि भाई कैमरे लगाए क्यों गए। अगर ऐसी कोई काम करना था तो प्रॉपर तरीके से किया जाता ना, छुप के क्यों किया गया। लेकिन सवाल यह है सर कि कैमरे लगाने से यह तो फायदा लिया जा सकता है कि धांधली को रोका जाए, धांधली की कैसे जा सकती है? देखिए एक बात मेरा बात साहब, धांधली कैमरों से रोका जाएगा और कैमरे देखेगा कौन? क्या वो कैमरे को मॉनिटर कौन करेगा? क्या उसके लिए कोई कमेटी बनी है वो करेगा, या वो जो हुक्मरान है जो अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा उसके लिए होगा? आप कैसे बात कर रहे हैं? देखिए ये लोग मानने वाली बात नहीं है जो आप कह रहे हैं। कैमरे जब लग गए तो इससे पता चला कि इनके नियत में क्या है, और खासकर प्रिजाइडिंग अफसर पे नियत, उसकी नियत पे तो यहाँ से शुबा हो जाता है कि जब आपको पता चला कि कैमरे लगे हैं तो आपने क्यों फिर इंतजाम ऐसे किए। और फिर ये भी कि आप सिक्योरिटी का वो सुन ले, सिक्योरिटी की वीडियो भी तो आ गया ना, क्योंकि ये तो सारा वो प्रिजाइडिंग अफसर तो उस वक्त के लिए चंद टाइम के लिए बैठता है, लेकिन सारा जो इलेक्शन प्रोसेस है वो तो सेक्रेटरी करता है। ठीक है, सेक्रेटरी करता है। तो सेक्रेटरी कहता है कि जी आप नाम के ऊपर भी मुहर लगा दे, तो अगर उसने लगा दिया तो ये बहुत सारे होते भी है। अगर आप इलेक्शन में खान साहब मैं सिर्फ ये खान साहब होता है, मैं आपसे जो ये कैमरे के बारे में पर्टिकुलर पूछ रहा हूँ इसलिए ताकि लोगों को समझ आए कि इसमें क्या बुराई है, आप जरा समझा सके। देखिए मैं अगर एएनपी का सेनेटर हूं और मैंने वोट देना है चेयरमैन सेनेट को, डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट को, तो आप मेरे ऊपर अगर कैमरा लगा देंगे तो वो कैमरा मुझे रोक तो नहीं सकता ना कि मैं यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन का वोट दूं और अब्दुल गफूर हैदरी साहब को डिप्टी चेयरमैन का वोट दूं। मेरा बात साहब, फिर तो सिगरेट बैलेट का तो मानी खत्म हो गई। फिर तो सिगरेट बैलेट तो करना भी नहीं चाहिए था, फिर तो ओपनली वोट कर देते ना। सही है, फिर तो क्या जरूरत थी? ठीक है, आप मुझे बता दे कि जब चीख रही थी कि ओपनली करे, ओपन करे, क्योंकि देखे उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि आप रातों रात कह दे कि जो ओपन कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है। आप आईन में अमेंडमेंट करना पड़ता है आपको हर एक चीज के लिए। कोई कानून, जब आईन को हमने मसला बनाया और आईन को जब भी जो भी दिल चाहे अपने मर्जी के तरीके अपने पांव तले रोन दे, तो फिर तो यही सूरत हाल होगा जो आप कह रहे हैं। अब मुझे आम आदमी देखेगा तो ये बताएगा कि जी अगर मेरे वोट का पता किसी को, यानी मेरे पार्टी को भी चले, मेरे सिगरेट वोट का क्या हुआ? वो जो सिक्रेसी की सैंक्टिटी है आप कह रहे हैं, वो सैंक्टिटी डिस्टर्ब होती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अंदलीब साहब के पास चलते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कुछ फरमाया था मोरालिटी के बारे में कि मोरालिटी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि मोरालिटी नहीं है, और उन्होंने बताया था क्यों नहीं है। अब जरा उसको जोड़ते हैं, इस बात से दिखाएं। राइट अंदलीब साहिबा, 48 वोट थे आपके डेप्यूटी चेयरमैन के लिए, 54 वोट आपके निकल आए। ये मोरालिटी होनी चाहिए पाकिस्तान में? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये 70 साल
से जो निज़ाम था इसमें हम मुसलसल, और चूंकि इस दफ़ा हम गवर्नमेंट में थे, हमने क्या कहा? हमने कहा कि हुकूमत में आने से पहले सारी जमातें, और आप शाहिद हैं इसके, कि वो बड़ा जनाब के शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी 23 नंबर पे लिखा, जो हमारे रज़ा रब्बानी साहब हैं और फारूक नाइक साहब हैं, आपको याद होगा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का इन्होंने 23वां ड्राफ्ट किया था क्लॉज, उसमें कहा कि जमहूरियत मर जाएगी अगर हमने शो ऑफ हैंड्स ना किया। बिल्कुल ठीक है। और यही रज़ा रब्बानी और फारूक नाइक जब हमने केस किया सुप्रीम कोर्ट पे, तो वहां खड़े होकर कह रहे हैं कि जमहूरियत को बचाने के लिए सीक्रेट बैलेटिंग होनी चाहिए, जमहूरियत को बचाने के लिए। और जब वो इलेक्शन का दिन आया तो कह रहे हैं कि जी ये क्या है, वो क्या है। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, उन्होंने 2 महीने 3 महीने पहले जब हमने बिल लेके आए अक्टूबर में, तो मैं फैक्चुअली आपको करेक्ट करती हूँ क्योंकि अभी ये कहेंगे जी हमसे कंसल्ट नहीं किया गया, ये है वो है। बिल आया अक्टूबर में, जैसे ही बिल आया और उससे पहले चूंकि वो बंद थी असेंबली कोरोना की वजह से, तो क्वेश्चन आर जो अवामी आर होता है, जो ये लोग करते हैं सवाल, उस पे बजाय अवाम के इश्यूज डिस्कस करने, एक पार्टी ले आई तस्वीर शहबाज शरीफ की, एक पार्टी ले आई तस्वीर खुर्शीद शाह, और इन्होंने कहा जी कोई बिल हमने कुछ नहीं पास करना, पहले इन दोनों बंदे जो मारे हैं इनको जेल से बुलवाएं, और वॉकआउट कर दिया और तकरीबन रोज किया। तो ये है जी एनआरओ जो हम कहते हैं। ये कहते हैं पहले इन्होंने फैक्ट पे किया कि हम नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान जाए ब्लैकलिस्ट में, पाकिस्तान जाए जो मर्जी, ग्रे में भी इन्होंने डाला, पूरी कोशिश की कि ब्लैक में डालें, लेकिन इन्होंने नहीं हमारे साथ लेजिस्लेशन लाई। खान साहब ने कहा था, खान साहब ने ये कहा कि देखिए मैं आपको कह रहा हूं कि हम हुकूमत में है ना तो हुकूमत को एडवांटेज होता है, मैं कह रहा हूं कि होने चाहिए, अगर आप नहीं मान रहे तो आखिर में आप रोएंगे, और रो रहे हैं, आप देख रहे हैं आपके प्रोग्राम में कैसे रो रहे हैं। अच्छा चले, आपने उनकी मोरालिटी का सवाल तो फिर उठा दिया था, मैं तो अब आपकी मोरालिटी का सवाल उठा रहा हूं कि आपके पास 48 वोट थे और 48 निकले पहले चेयरमैन के इलेक्शन में, वो 48 से बढ़ के 54 कैसे हो गए? ये 6 वोट जो आए आपके तो थे नहीं, तो ये मोरालिटी होगी क्या फिर? देखे ना, ये अब मैं कह सकती हूँ नहीं जी है, आप कह सकते हैं नहीं बिल्कुल नहीं है, शर्मिला कह सकती हैं नहीं कुछ था कुछ नहीं था, जाहिद साहब कुछ और कह सकते हैं। ये सारी स्पेक्यूलेशंस है ना, बिकॉज आपने शो ऑफ हैंड्स नहीं किया, तो आप गेस्टिमेट्स, गॉसिप, हवाई बातें अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हम करते रहेंगे, क्योंकि वहां आपके पास कभी भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं आएगा जब तक शो ऑफ हैंड्स नहीं होगा। तो इसलिए कि जी वो 6 ज्यादा थे, उनको 54 पड़ गए, उनको 44 पड़ गए। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी ये मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ वोट पड़ा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो ये तो स्पेक्यूलेशंस होगी। ठीक है, इसका वाहिद हल है कि आप शो ऑफ हैंड्स करें, ट्रांसपेरेंसी लाएं, लेकिन इनका मसला ये है कि मैं एक प्रोग्राम में आती हूँ, ये कहते हैं जी शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए, फिर मैं दूसरे प्रोग्राम में जाती हूँ, उसके खिलाफ बोलना शुरू हो जाते हैं। जब तक इनको सूट किया था तो जनाब सीक्रेट बैलेटिंग जो थी जमहूरियत की, वो सीक्रेट बैलेट सैंक्टिटी है, और जैसे ही वो नहीं काम की, हार गए, तो जी जमहूरियत। अच्छा जरा अंदलीब साहब 12 मार्च से जरा पीछे 3 मार्च पे चले जाते हैं ना, 9 दिन पीछे जरा। 3 मार्च को जब आपके पास अक्सरियत थी और गिलानी साहब के पास अकलियत थी, गिलानी साहब ने आप अक्सरियत वालों को हरा दिया, आपने कहा इन्होंने वोट खरीदे, आपने कहा ये देखो वीडियो पहले आई थी अली अदर गिलानी की, ये वोट खरीदने का सारा तरीका बता रहे थे। तो अगर वो गलत था, ज्यादा वोट उनका ले लेना, तो आपका ज्यादा वोट ले लेना कैसे ठीक हो सकेगा फिर? देखिए मैं तो ये कह रही हूं ना कि ये हमेशा रहेगा। ये स्पेक्यूलेशन आर्ग्यूमेंट हमेशा रहेगी, हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। और लेकिन एक चीज देखें, वो जो तब हुआ था उसके ऊपर अली गिलानी की एक तस्वीर है, एक वीडियो है, एक ऑडियो है, और वो दिखा रहा है कि वोट को जिल्लत कैसे कर देनी है। उन्होंने पूरा तरीका बताया कि वोट को आपने जाया कैसे करना है। ये और बात है कि अल्लाह ताला का एक वो असूल होता है कि जब आप दूसरे की कब्र खोदें तो आप खुद उस कब्र में खुद जाते हैं, गिर जाते हैं। तो वो यही हुआ, उनको सिखाते सिखाते कि जी कैसे जाया करनी हमारे खिलाफ, उनके अपने लोगों ने जाया कर दी। तो इसलिए बजाय इसके कि हम ऐसे वाकयात पे टिट फॉर टैट करें, हमें शुरू से ही ये कहना चाहिए था कि जी बिल है,
इसको पास करें। बिल्कुल ठीक है। असल नुक्ता ये है, असल नुक्ता ये है, मैं ये जो कॉज ऑफ प्रॉब्लम है मैं उसको आगे लेके जाता हूं, लेकिन एक शॉर्टी मुझे ये बता दें कि अगर यूसुफ रजा गिलानी जीत जाएं तो वो तो होगा आपकी नजर में वोट खरीदना, लेकिन अगर आपके चेयरमैन जीत जाएं और यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हार जाएं, या आपके डेप्यूटी चेयरमैन जीत जाएं और उनके डेप्यूटी चेयरमैन हार जाए, तो ये होगा जमीर का वोट। ऐसे तो नहीं होता ना, फिर यार्डस्टिक तो एक ही होगी ना। देखिए मैं तो यही कह रही हूं, मैं तो हमारा शुरू से ये है, हमारा प्राइम मिनिस्टर डे वन से कह रहा है कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है, मेला मवेशियां है, इसके अंदर कोई भी जमीर फरोशी की इंतहा नहीं होती, इसलिए इसको स्टॉप करने का एक ही तरीका है कि हम शो ऑफ हैंड से करें। ये तो मैं आपको कही जा रही हूँ कि मैं कहूंगी जी जमीर फरोशी नहीं है जब मैं जीत जाऊंगी, ये जब जीतेंगे ये कहेंगे कि ये नहीं है। इसका कोई हल नहीं है। इसका हल ये नहीं है कि हम टॉक शो पे आए और कहें जी हम तो वाहिद पार्टी जो गवर्नमेंट में आके इनको कह रही थी कि जी आए शो ऑफ हैंड्स पे करें। यही एनआरओ लगा के बैठ के इनका मसला ये है कि हर चीज से शर्त लगाते हैं कि पहले हमारे केसेस बंद करो और करप्शन हमें माफ करो और फिर हम काम करेंगे। बिल्कुल सही है शबीला साहबा, हर पॉइंट्स मेक सेंस। वो कह रही है कि जो ठीक है ये जो भी है इसको हम अपनी तरह डिफाइन करेंगे, आप अपनी तरह डिफाइन करेंगे। मसले को हल करना है तो हल तो यही है कि आप सीक्रेट बैलेटिंग की इस ब्लैंकेट कवर को खत्म करें। जब तक सीक्रेट बैलेटिंग रहेगा नए से नए तरीके इजाद होते रहेंगे। आपकी दफा तरीका यह इजाद हो गया कि वोट ज्यादा ना लो, वोट जाया कर दो और मुखालिफ को हरा दो, खुद जीत जाओ। देखिए जितने मुंह होंगे उतनी बातें होंगी। बात यह है कि अगर आप आइन में दर्ज तरीक़ेकार को तब्दील करना चाहते हैं तो उसका एक ही रास्ता है कि आप आइनी इस्लाहात लेकर आएँ। आपको याद होगा कि एक नेशनल असम्बली की एक कमेटी बनी थी 2018 के इलेक्शंस के बाद, जब बड़ा वावेला हुआ था कि धांधली हुई थी, तो ये बनाई गई थी स्पीकर की सरबराही में। उसमें कोई ख़ास पेशरफ नहीं हुई। वहाँ पर ये इशू जाना चाहिए था और एक पूरा पैकेज बनना चाहिए था जिसमें अपोजिशन को एतमाद में लेना चाहिए था। इसके ऊपर बाकायदा डिलिब्रेशंस होनी चाहिए थी और फिर अगर ज़रूरत पड़ती तो अमेंडमेंट लाई जा सकती थी। और मुख्तलिफ देखिए बहुत सारी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। RTS का होना ज़रूरी है, बायोमेट्रिक्स का होना ज़रूरी है। ये है इंतखाबी इस्लाहात जो इस मुल्क की ज़रूरत है। जो हारता है वो कहता है कि जी धांधली हो गई है, ठीक है। तो अगर आप बायोमेट्रिक्स ही करा देंगे, होता ये है कि जी मेरा वोट है, मेरे जाने तक पता चलता है कि जी मेरा वोट कोई और दर्ज करके जा चुका है। फिर ये कहा जाता है जी ठप्पे लगते हैं, फिर बैग्स तब्दील होते हैं। डस्का में आपने देखा कि क्या कुछ नहीं हुआ, इतनी धांधली हुई कि इलेक्शन कमीशन को कहना पड़ा जी इतनी धांधली हुई और उसमें री इलेक्शन होना है। लेकिन ये जो हुकूमती नुमाइंदे लोग हैं ये अब गए उस धांधली के खिलाफ, जो धांधली इन्होंने की है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कि जी नहीं री इलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो देखिए ना ये इश्यूज हैं जो मसाइल हैं जो इस मुल्क में इलेक्शंस को प्लाग कर रहे हैं, मुतासिर कर रहे हैं, जो उसके ऊपर काला धब्बा लगा रहे हैं। बिल्कुल ठीक, तो ऐसे बहुत सारे इस्लाहात होने बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। देखिए ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, आपको भी धचका लग गया। तरीकाकार ये है कि आप आइन में उसकी तरमीम करें। बिल्कुल ठीक है। देखिए पीपल्स पार्टी को भी धचका लग गया सीक्रेट बैलेटिंग से, और PTI को भी धचका लग गया सीक्रेट बैलेटिंग से, और मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी धचका लग गया सीक्रेट बैलेटिंग से। अब अगर प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे थे कि भाई यही सीक्रेट बैलेटिंग है जो जिसने मुझे रुलाया ये कल को आपको भी रुलाएगी, तो ये बात साबित हो गई ना कि ये सीक्रेट बैलेटिंग ही असल में बुराई की जड़ है हमारे चेयरमैन सेनेट या दूसरे सेनेट के इलेक्शन में। तो इसको खत्म करने के लिए अगर वो लेजिस्लेशन लेकर आ गए हैं पहले तो आप उनको सपोर्ट कर दें। देखिए इट वाज अ बिट टू लेट। ये सेनेट इलेक्शन 3 माह कबल ये अमेंडमेंट लेकर आए। इस पे किसी से इन्होंने कोई किस्म की कोई मशावरत नहीं की, ना अपोजिशन को एतमाद में लिया। फिर ये सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट के जाते इन्होंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। मुझे एक बात बताइए, चौधरी सरवर के इलेक्शंस के 2018 में जब उनको ज़्यादा वोट पड़े थे तो उसके बाद उन्होंने क्यों ये इस्लाहात नहीं लेकर आए, ये क्यों अमेंडमेंट नहीं लेकर आए? या चलें चेयरमैन सेनेट, ये संजरानी साहब के जो कॉन्फ्रेंस मोशन के अंदर जब 14 वोट इनको ज़्यादा पड़े हैं तो उसके बाद ये क्यों अमेंडमेंट नहीं लेकर आए? इस वक्त इनको क्यों ज़रूरत पड़ गई थी अमेंडमेंट लाने की? देखिए ना इनकी जो नीयत, ये जो वक्त इन्होंने चुना है वो गलत था। अगर आपकी नीयत है
वाकई इस्लाहात करने की, तो आप बहुत पहले करते और एक तरीकेकार से करते, ऑपोजिशन को एतमाद में लेते और उसके साथ मजीद और इस्लाहात भी लेकर आते, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, एक पूरा रिफॉर्म पैकेज बनाए। बिल्कुल सही। शफाफ इलेक्शन, एक ब्रेक आप बिल्कुल सही फरमा रही है कि एक पूरा इस्लाहाती पैकेज होना चाहिए था। ये नहीं कि आप एक चेरी पिकिंग कर लें कि ये चीज हम अब उठा लेते हैं, फिर अगली दफा ये चीज उठा लेंगे। जाहिद खान साहब के सामने ब्रेक के बाद सवाल रखते हैं कि अगर देर से लेकर आए, मुशावरत नहीं की, ऑर्डिनेंस लेकर आ गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, सब कुछ गलत होगा आपकी नजर में? जो तरमीम थी वो तरमीम तो ठीक थी ना, हुई क्यों नहीं ब्रेक के बाद? ब्रेक के बाद खुश आमदेद। जाहिद खान साहब, जो एतराज़ात उठाए शर्मिला फारूकी साहिबा ने, वो एतराज़ात बजा हैं कि इन्होंने आपसे मुशावरत नहीं की, ये बिल्कुल एट द 11th आवर नई कानून साजी लेकर आ गए। ये सारे एतराज़ात ठीक हैं, लेकिन बजाते खुद कानून तो ठीक था ना। अब तो साबित हो गया कल शाम को कि कानून ठीक था। देखिए मेरे पास सबसे बात होती है कानून साजी की, अच्छी बात है, लेकिन कानून साजी ऐसे नहीं होती है कि जब आपके मकसद की बात हो तो आप कहे कि ये करना चाहिए, जब आपके मकसद की बात न हो। ये इलेक्शन जो हमारे प्रोसेस है वो सारा ओवरऑल उसमें अमेंडमेंट की जरूरत है, क्योंकि आपको 2018 के आपको पता है कि सारी दुनिया कहते हैं कि जिस तरह का धांधली 2018 के इलेक्शन में शायद से पहले कभी नहीं हुई। और आपको याद होगा कि हेलो जी फरमाएं। हेलो, होगा कि जब 2018 के इलेक्शन हुआ तो हम हमारी और मौलाना फजल साहब के ये इस्तेलाद कि हमें असेंबलियों में नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये असेंबली अब वो असेंबली इसको नहीं मानते। लेकिन चूंकि पीपल पार्टी ने कहा कि हम पार्लियामेंट के अंदर जंग लड़ेंगे और हमें पार्लियामेंट में जाना चाहिए, और फिर मुस्लिम लीग नून ने उसको सपोर्ट किया, चूंकि दो बड़ी पार्टियों ने सपोर्ट किया, फिर हमने भी सपोर्ट किया, हम भी चले गए। अब वो कमेटी बन गई, कौन सी कमेटी, कि वो ये बता दे कि ये जो दाली हुई है, जो इतराजात है, ये सही है कि गलत है। परवेज खटक उसका सरबराह बन गया। आप मुझे बता दें कि वो आज तक उस कमेटी का दोबारा मीटिंग ही नहीं हुआ है कि जी उसको देखिए। खान साहब वो कहते हैं कि ये आते नहीं मीटिंग, परवेज खटक साहब कहते हैं, उन्होंने खुद बताया, उन्होंने कहा मैं मीटिंग्स करता रहा, शुरू में ये आते ही नहीं थे उसमें। ये यार गलत बात कह रहे हैं। खटक ये बता दे कि खटक साहब अगर ये कहते तो ये तो आपके सारे मीडिया को बताना चाहिए था, ये होता ही है, ये तो गलत बात है। लेकिन वो वक्त तो गुजर गया। अब आप कहते हैं कि जी ये जो ओपन हैंड का जो शो ऑफ हैंड की बात करते हैं। अब मुझे बता दे कि जब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस के वोट आए तो उस वक्त इनको क्यों याद नहीं आया? इसने अपने देखे ये करते या नहीं करते, इनके अपने MPs 2018 में इनकी बिगड़े थे ना, जिनको निकाल दिया था, तो फिर उस वक्त तो इनको ये सबक सीखना चाहिए था। और उस वक्त अपोजिशन के साथ बैठते थे, उस वक्त कमेटी बताते कि चलो स्वाप है हम सेनेट का कराते, लेकिन बकाया की भी तो आपका सारा इलेक्शन ओवरऑल देखना भी होगा ना, ये एक चीज से तो नहीं हो सकेगा। अब मुझे आप बता दें, करप्शन की बात होती है, आप कराची के सिंध के एक इनका अपना बंदा कह रहा था कि 30 करोड़ रुपए, जो अबड़ो साहब है कि कौन साहब है, कि 30 करोड़ रुपए पे 35 करोड़ लियाकत जतोई साहब ने कहा था, 35 करोड़। हाँ, लियाकत जतोई साहब ने कहा था इनके बंदा के 35 करोड़ रुपए लिए गए। तो आप मुझे बता रहे कि वो तो कामयाब हो गया पीटीआई से, तो वो 35 करोड़ रुपए कौन लेके गया, किसने ले लिए है? फिर आप बलूचिस्तान में देखे जो दूसरा बंदा था जिसके 70 करोड़ रुपए इनके अपने पार्टी के लोग कह रहे थे, और इमरान खान खुद कह रहा था कि 70 करोड़ रुपए वो बंदा इधर लेके फिर रहा है। वो बंदा, उसने अपने बंदे को टिकट दिया, उसको विड्रॉ किया, इसको आजाद गड़ा करवा दिया, फिर उसके अपने बंदे के बदले उसको जो जितवा दिया जो 70 करोड़ रुपए वाला था, और वो आके फिर पीटीआई में शामिल हुआ। तो मुझे बता दे कि ये क्या कौम के साथ क्या धांधली कर रहे हैं कि एक तरफ तो खुद करप्शन की बात करते हैं, दूसरी तरफ उसी करप्शन में खुद सारे रंगे हुए हैं। तो फिर इन चीजों से तो बात देखिए कौम नहीं मानते हैं। मुझे एक बात देखे, अगर आप वकील रजिस्ट्रेशन चाहते, आप वकील एक ट्रांसपेरेंट वो चाहते हैं कि जी इस मुल्क में करप्शन ना हो, तो
फिर जो आपके अपने लोग इतराज कर रहे थे, या तो वो आपके लोग गलत कर रहे थे, उनको निकाल देते, या जिन लोगों को आपने सेनेटर बना दिया वो गलत है और वो करप्शन का पैसा फिर अंदलीब साहब आप लोगों ने लिया होगा, फिर अंदलीब साहब नहीं ले सकता है ना। हमें ये बातें हिफ्ज हो गई हैं इमरान खान साहब की, हिफ्ज बातें कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिस्टम लेकर आऊंगा, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का निजाम देंगे, फला करेंगे। अभी प्राइम मिनिस्टर ने लास्टली जब कौमी असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर जिस दिन एतमाद का वोट लिया, उस दिन फिर उन्होंने कौम से यही वादे किए। अब 2.5 साल से आपकी हुकूमत है और बाकी 2.5 साल रह गए हैं, तो वो कब आप रिफॉर्म्स पैकेज लेकर आएंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का? देखिए, मैं फैक्चुअली करेक्ट कर दूं कि जब सरवर साहब का इलेक्शन हुआ था हम ऑपोजिशन में थे, और जो नून लीग ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी बनाई थी, हमने सारे ये रिफॉर्म्स उसमें डाले थे। सागडार ने उठ के उनको निकाल के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। तो ये फैक्ट है। हम हमेशा से, आप देख लें, हमारी कभी ये नहीं हुआ कि हम जाके 5 साल पहले कहें कि जी जमहूरियत मर जाएगी अगर शो ऑफ हैंड्स ना हुआ, और फिर आके कहें कि जमहूरियत मर जाएगी अगर शो ऑफ हैंड्स हुआ। ये हमारी इनकंसिस्टेंसीज नहीं है। जहां तक ये रिफॉर्म्स का ताल्लुक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इज द ओनली सोल्यूशन। देखिए ना, अमेरिका में, इंडिया में, अमेरिका में कितना शोर मचाया उसने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, कि धांधली हुई है। तो वहां कोर्ट्स ने कहा कि भाई हो ही नहीं सकती, बिकॉज इट्स इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। अगर हुई होती तो पता लग जाता, कोई बंदों ने ठप्पे तो नहीं लगाए ना। सही। तो वो इसकी वजह से अब यहाँ मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, उस पर रेजिस्टेंस आएगी, क्योंकि इन्होंने सारी उम्र हॉर्स ट्रेडिंग, धांधली, उसी से तो आए हैं ये। हमने ये सारा पैकेज जो है ये तैयार भी किया हुआ है, लेकिन बात वही है, बात ये अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीजें, जैसे ये शो ऑफ हैंड्स है, ये 2/3 मेजॉरिटी मांग, और जैसे ही इनको पता चलता है फैक्ट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, कोई 2/3 मेजॉरिटी वाला केस आ रहा है, ये अपना NRO का पर्चा लेके आ जाते हैं और कहते हैं जी फलाने को केसेस बंद करो, ये करो, वो करो, फिर हम साइन करेंगे। तो ये तो हाल है। आप जरा एक छोटा सा मुलाहिजा फरमाएं कि मियां जावेद लतीफ का बयान देखें, बिल्कुल आप जरा चेक करें। वो कह रहे हैं कि अगर मरियम को कुछ हुआ, मतलब ये कि मरियम को बुलाया जा रहा है कि आप नैब में पेश हो, सारे तो नहीं है, उनको दुआ देना चाहिए था ना, वो तो है। मरियम को कह रहे हैं कि अगर मरियम को कुछ हुआ तो हम फिर पाकिस्तान खप्पे कभी नहीं कहेंगे, यानी कि वो असलियत जाहिर कर रहे हैं। उसमें देखें, वो उनके वालिद ने, देखिए उसमें उनके वालिद ने, मरियम साहबा के वालिद नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मेरी बेटी मिली है और मेरी बेटी को कहा गया है कि तुम्हें स्मैश कर देंगे, और 4 लोगों का उन्होंने नाम लिया है। मैं अब एक प्राइम मिनिस्टर साहब है, बाकी हमारे 3 मोतबर इदारे के लोग हैं। अब जब बात ये है, ये बात है ना कि इनका एक मसला है, सारी ऑपोजिशन, हम ऑपोजिशन में रहे हैं, मेरा ख्याल है पल पल एविडेंस, चंगा बड़ा छोटा जो भी है, हम लेके हर अदालत में, एक अदालत से टुकरा के दूसरी, ये आके सिर्फ बयान देते हैं जी हमें ये हुआ है। भाई कल भी कह रहे थे कि जी हम इनको फोन कॉल्स रिसीव हुई हैं, तो खाकान अब्बासी साहब से पूछा गया कि अगर आपके लोगों को फोन कॉल्स रिसीव हुई हैं, मैसेजेस रिसीव हुए हैं जी वोट इधर देना, वो देना है, आप लेके इलेक्शन कमीशन में जाए। सही है, बल्कि मैं सुनवा देता हूं, आपने वो जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जिक्र किया, जरा सुनवा दें जी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक सेनेटर अब्दुल करीम साहब को साथ बिठाकर क्या इल्जाम लगाया, दिखाएं। राइट, जनरल आ रही है सर? जी आ रही है। जनरल साहब, ये तो डायरेक्ट उन्होंने नाम लेके, ये किधर जा रहा है मामला सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि आजकल के इलेक्ट्रॉनिक के जमाने में आप यहां से बैठ के अपने टेलीफोन से अमेरिका की कॉल कर सकते हैं, आएगा उस पे आएगा कि ये अमेरिका से कॉल आ रही है। आप होक्स भी कर सकते हैं, आप फेक कॉल्स भी कर सकते हैं, आप जो जी चाहे कर सकते हैं। आप इलेक्शन और उसका कॉन्डक्ट और रिजल्ट को देखें तो आपको अंदाजा होगा भी। आप पता नहीं आपने देखे कि नहीं, मैं टिकर्स पढ़ रहा था, पीपल्स पार्टी के अपने 7 लोगों ने नाम लगाए, नाम के ऊपर मोहर लगाई, वो सामने आ गए। इन्होंने रिपोर्ट एक मुरतब की है और वो रिपोर्ट जरदारी साहब को और बिलावल को दी गई है, और उसमें उन्होंने कहा जी कि ये 7 लोग हैं और ये कहते हैं कि हमें ब्रीफ ही यही किया गया था कि नाम के ऊपर मोहर लगाओ, उसमें हमने लगा दी। अब शर्म आनी चाहिए जो इल्जाम तराशियां करते हैं कि जनाब फला मुलव्वस है, वो भाई यार अपने गिरबानों में झांको, क्यों मुलव्वस? अब सब सारी चीज तो खुल के सामने आ गई। अब आप अदालत में जा रहे हैं, फिर वाबिला किस बात का है आप जाएं?
जाती तौर पे मैं समझता हूं कि ये डिसीजन रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि वही बात आ जाती है कि वोटर जो है वो इंटेंशन उसकी नाम के ऊपर मोहर लगाने से यही है कि वो यूसुफ गिलानी को दे रहा है। बावजूद इसके कि मैं बड़ा इस लिहाज से मैं मुतमईन था कि अगर दोनों को मैं कंपेयर करूं तो सादिक संजरानी यूसुफ की निस्बत कहीं साफ सुथरा कैंडिडेट है। वो आपके सेनेट की, आपके खिलाफ की, आपके मुल्क की जीत होती, क्योंकि उसने किसी का हार नहीं लिया। उसने को 60 मिलियन है वो मुल्क के जरदारी साहब पे कुर्बान नहीं किए। वो तो निस्बतन साफ आदमी है। अगर हो जाता तो अच्छी बात थी, लेकिन अगर नहीं हुआ तो कानूनन जो कुछ है वो होना चाहिए। आप इस चीज को कतन रद्द नहीं कर सकते कि अगर लोगों ने इंटेंशन ये थी और उन्होंने वोट यूसुफ गिलानी को दिया तो अच्छा बुरा तो मेरी सोच है। जनरल साहब एक बात तो वाज़ेह है ना जनरल साहब, सर देखिए एक बात तो वाज़ेह है कि पीटीआई को 48 वोट मिले, जो 7 वोट जाया हुए वो गिलानी साहब के वोट हैं। अगर वो मिल जाते तो आज वो चेयरमैन होते, उनको 49 वोट मिलते। उन्होंने उसी डब्बे में मोहर लगाई है। मेरी सोच है, मेरा है कि वो मिल जाएंगे, क्योंकि असल चीज ये है कि बाज लोग कह रहे हैं कि उनको ब्रीफिंग गलत दी गई, उनको कहा गया कि नाम के ऊपर मोहर लगा दो। अगर वो वाकई ऐसे कहा गया है तो बिल्कुल वो सच्चे हैं। दूसरी तरफ ये है कि उनकी इंटेंशन, नीयत, अगर उन्होंने आधी मोहर कहीं और नहीं लगा दी और आधी कहीं और नहीं कर दी, या 2 नामों पे मोहर नहीं लगा दी, तो एक ही नाम पे मोहर का मतलब यह है कि उनकी नीयत यही थी कि वो यूसुफ गिलानी को वोट देना चाह रहे हैं। तो उस लिहाज से तो वो चीज तो फिर आप समझते हैं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जो रूलिंग दी है वो गलत रूलिंग दी है उसने? मेरा ख्याल है कि वो रूलिंग गलत है। अच्छा अगर वो उसको इंटेंशनल देखी जाए तो उस लिहाज से वो रूलिंग गलत लगती है। और मेरा अपना अंदाजा है कि ये में जब केस जाएगा तो वहां पे यूसुफ गिलानी को फायदा हासिल होगा। राइट किया जाएगा। मैं शर्मिला साहब के पास लेके जाऊंगा ये सब। एक ब्रेक के बाद आप रूलिंग की मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन आप पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत नहीं कर रहे, आप उसकी भी मुखालफत कर रहे हैं। और आप कहते हैं कि जी बेहतर होता मुल्क के लिए अगर सादिक संजरानी, आपकी नज़र में वो ज़्यादा क्लीन आदमी है। एक ब्रेक के बाद कैसे क्लीन है और कैसे नहीं है। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इसको समेटते हैं गुफ्तगू को। शर्मिला साहबा, इतना तो उन्होंने, जनरल साहब ने कहा है कि ये रूलिंग गलत है, मुनासिब थी कि ये गिलानी साहब के वोट कंसिडर किए जाते, लेकिन वो कहते हैं गिलानी साहब बंदे ठीक नहीं है, क्लीन आदमी नहीं है। इसका मैं क्या जवाब दूं उनको? अब उनको नहीं पसंद तो नहीं पसंद, इंडिविजुअल चॉइस है। तो हर इंसान की अपनी एक राय होती है। मेरे कह देने से कि जनरल साहब जो हैं वो क्लीन नहीं है तो वो अनक्लीन तो नहीं हो जाएंगे, या मेरे ये कहने से कि जनाब आप अच्छे हैं, आप अच्छे तो नहीं हो जाएंगे। जिसकी जो सिफात है वो है। जो गिलानी साहब की खदमात है पाकिस्तान के हवाले से 18वीं तरमीम उनके दौर के अंदर आई, और ये जो आज 18वीं तरमीम के बाद हम देखते हैं कि सूबे बाख्तियार हैं या वज़ीर आज़म बाख्तियार हैं, तो इसी दौर के अंदर आया। और मैं समझती हूँ कि आइन को असल शक्ल में बहाल करना ये बहुत बड़ी एक सर्विस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आसिफ अली जरदारी साहब की, जो गिलानी साहब के दौर के अंदर हुई। और ज़ाहिरी बात है कि नेशनल असम्बली में गिलानी साहब ने हफीज़ शेख को हरा के वो इलेक्शंस जीते हैं एज अ सेनेटर। ये मतलब देखिए इंडिविजुअल चॉइसेस होती हैं, लेकिन एटलीस्ट ये इतना तो मान रहे हैं कि जो वोट मुस्तरद हुए हैं वो गलत हुए हैं। सो आई थिंक जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो एक कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू है, वो इंटैक्ट है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर का एक ऑब्वियस बायस हमें नजर आया जिस तरीके से उन्होंने 7 वोट रिजेक्ट किए, वरना गिलानी साहब वाज फॉर अस इवन नाउ ही इज अ विनर। अच्छा, आज तो गिलानी साहब आपको पसंद हैं, लेकिन एक जमाना था कि जब सादिक संजरानी साहब भी आपको बहुत पसंद थे। मैं चाहूंगा जरा जल्दी से जाते हुए दिखाएं संजरानी साहब के बारे में, जरदारी साहब को। राइट, एक तो अब ये सियासतदानों का लव एंड हेट रिलेशन हमें समझ नहीं आता कि शर्मिला साहब पहले ये संजरानी साहब पीपल्स पार्टी के मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट थे, अब गिलानी साहब हो गए और संजरानी साहब काबिल नफरत हो गए।
देखिए, गिलानी साहब तो इस बार कंटेस्ट कर रहे थे ना सेनेट चेयरमैन का इलेक्शंस। वो संजरानी साहब के टाइम पे तो उस वक्त तो नहीं थे। जाहिर बात है उस वक्त हमने संजरानी साहब को डेफिनेटली सपोर्ट किया, और उसके पीछे जाहिर बात है हमने, क्योंकि उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से था, एंड वी फेल्ट के ही इज द राइट कैंडिडेट। इस वक्त वी फेल्ट द राइट कैंडिडेट इज यूसुफ रज़ा गिलानी। मतलब ये तो अपनी चॉइस की बात है। वो 3 साल रह चुके हैं सेनेट चेयरमैन, अब हमने गिलानी साहब को पिच किया था। सो इसमें ये नहीं हो जाता कि जी आज अगर हम गिलानी साहब को सपोर्ट करें तो संजरानी साहब बुरे हो गए। ये तो पॉलिटिक्स है, कोई जीतेगा कोई हारेगा। राइट। जाहिद खान साहब, आखिरी लम्हात है, ये ज़रा बताएं, अब 26 मार्च पे आ जाते हैं, लॉन्ग मार्च पे। आज 13 मार्च है, 12 दिन बाकी हैं। 26 को आप शुरू करेंगे, 30 को आप यहाँ पहुँचेंगे। मामला तय हो गए हैं कि किसने कितने बंदे लाने हैं, किसने कितना खर्चा करना है? क्योंकि पहले तो मौलाना साहब के साथ आप सबने हाथ कर दिया था। नहीं, देखिए मेरा बात साहब, आपका किसी ने भी कोई हाथ नहीं किया था, क्योंकि उस वक्त जो वो उनका आज़ादी मार्च था वो उनका अकेला था। बाकी पार्टियों ने ज्वाइन करना था इसी टाइम के जलसे के लिए। तो हम, आपको याद होगा कि सबसे बड़ा जुलूस पेशावर हमने खैबर पख्तूनख्वा से एमपी लेके आए थे, और हमारा जो टाइमिंग था, चूंकि वो नहीं पहुंच सके थे, वो दूर से आ रहे थे, और हमारा टाइमिंग था, तो फिर हमने अपना वो तकरीर करके लोग चले गए। एक ही बात ये। दूसरी कि जनरल साहब ने तो एक बात को खत्म ही कर दिया। ये मैं इस पे एक बात करके फिर आपकी इसकी जवाब देता हूँ। जनरल साहब कहते हैं कि जी वो अगर किसी भी कोर्ट में चले जाएंगे तो गिलानी साहब बहाल हो जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि गिलानी साहब को तो लोग पसंद कर रहे थे, इसलिए तो वो बहाल हो जाएगा। लेकिन जनरल साहब ने वो जो कैमरे थे उसका जिक्र नहीं किया कि वो कैमरे क्यों लगे और किसने लगाए। क्या उसका इंक्वायरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और अगर किसी ने भी किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि आइंदा के लिए कोई ऐसा काम ना करे। जहां तक आपने पीडीएम की बात की, बिल्कुल आप हमारा 15 तारीख को दोबारा मीटिंग है। इसी सिलसिले में अखराजात जो है वो हर एक पॉलिटिकल पार्टी आपके सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे हैं। आपके सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे हैं खान साहब, आवाज नहीं आ रही। मैं जरा आगे बढ़ता हूं। मैं जनरल साहब एक छोटा सा जवाब दे कि फिर मैं अंदरीब साहिबा से फाइनल कमेंट लूंगा। जनरल साहब, जो जाहिद खान साहब ने कहा कि जो कैमरे लगे हैं, आप मुतालबा करेंगे कि ये पकड़ा जाए और इबरतनाक सजा हो कि ये कैसे जाके घुस के अंदर कैमरे लगा दिए जाए? मैं कहता हूँ 100% मैं जाहिद भाई से इत्तफाक करता हूँ कि इसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए और उस आदमी की शितरौल भी होनी चाहिए जिसने किया। लेकिन एक चीज मैं वाज़ेह बता दूं आपको, जिस भोंडे तरीके से किया हुआ ये किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी का काम नहीं, वो सिविल की हो या मिलिट्री। आज जो आपके पास गैजेटरी है और जो आपके पास सिस्टम्स हैं वो इतने एडवांस हैं कि ना उसमें तारें आपको लगाने की जरूरत है ना कुछ और करने की। ये किसी इलेक्ट्रिशियन का काम है। मैं आपको एक चीज बता दूं, जनरल साहब कल का वाकया है, अब ये 24 घंटे हो गए हैं, वो इलेक्ट्रिशियन ही नहीं पकड़ा जा रहा। सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल है हर जगह। बात सुन लो यार, बात तो सुन लो ना, बात तो करने दोगे तो बात होगी ना। अब चीज ये है कि ये कैमरे गालबन किसी वक्त पे सेनेट से उतारे गए हैं, जो सेनेट में सिस्टम अपग्रेड हुआ कहीं, तो मेरा ख्याल है वहां उतारे गए हैं, वहां स्टोर में अवेलेबल होंगे। ये चेक करना कि किसने लगाया कि ये सेनेट के अपने अंदर का काम है, बाहर से आना किसी का जो है वो मुश्किल है। दो चीजें हुई है वहां पे। सेनेट का चेयरमैन को तो क्या इख्तियार किसके पास था? एक सेकंड, सादिक संजरानी ने कुछ दिन पहले किसी को चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर वहां पर मुकर्रर किया रखा है इन्होंने। तो हो सकता है जो 2-5 साल जिन जमातों ने रखे हैं, इन्होंने धड़ाधड़ बंदे अपने भर्ती किए हैं, पॉलिटिकल लोग दोनों में, ईवान बाला में भी और जेरी में भी, और वो लॉयलिस्ट और उनके मुकदमे भी चल रहे हैं आज दिन तक कि आपने गैर कानूनी भर्तियां की में भी इनके मौजूद हैं। तो अंदर तो बहुत लॉयलिस्ट मौजूद है हर अदारे की तरह। कौन सा अदारा है जहां पे यार लोग इनके नहीं मौजूद? मुझे कोई नाम नहीं। जनरल साहब अगर ये काम उन्होंने करवाया था, नून लीग ने या पीपल्स पार्टी ने, और उनके वफादारों ने किया है, तो उनको क्या जरूरत थी जाके वो फौरन कैमरे दिखाने की कि भाई ये हमने कैमरे पकड़ लिए? क्या बात कर रहे हो? ये क्या, देखो अददी बर्तरी किसके पास है, डर किसको है कि उसके वोट हैं? क्या बात कर रहे हैं यार आप? दूसरे को तो वोट फालतू मिल जाते तो मिल ही जाते, वो तो कम वोट से ही के पहले कम थे। राइट। चले, आपका ये आर्गुमेंट है कि चूंकि ऑपोजिशन के पास अददी अक्सरियत थी इसलिए उनको डर था कि हमारे बंदे टूटेंगे। उनको था कोई नहीं।
बिल्कुल ठीक है। अंदलीब साहबा योर फाइनल कमेंट। एक ये चैप्टर तो चले क्लोज हो गया, अब ये सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन होंगे या सादिक सजनानी रहेंगे, लेकिन ये जो 26 से आपके लिए नया इम्तिहान शुरू होने जा रहा है उसको कैसे आप डील करेंगे? देखिए, इसमें बिल्कुल इनका हक है, इन्होंने पहले भी किया और इनको करना चाहिए। क्या पता क्या है कि ये मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, पिछली दफा जब मौलाना फजलुर रहमान आए तो वो भी फ्लॉप हो गया, ये सब भाग गए। अब जब मीनारे पाकिस्तान पे हुआ तो वहाँ भी आपको पता है कि लोग इकट्ठे नहीं हुए, फिर इलेक्शन कमीशन के सामने नहीं इकट्ठे हुए। तो इनको चैलेंज तो जरूर है, हम तो चाहते हैं, हम तो वेलकम करते हैं, आए वहाँ रहें, रमजान आ रहा है वहाँ रोजे रखें और बैठे रहें। चले 126 दिन नहीं बैठते तो कम से कम कोई 40-50 दिन तो बैठे। अच्छा, तो यानी आप चाहते हैं कि ये बैठे हैं, अब देख लें, ये याद रख लेंगे। जी, मतलब ये आए हैं तो फिर कुछ करके दिखाए ना, मतलब हमेशा आके झंडी लहरा के चले जाते, बैठे वहाँ। अब मौसम बेहतर हो गया, कह रहे थे बुरा मौसम है, ठंड बड़ी लगती है, मरियम ने कहा मेरी कुल्फी जम जाती है, तो ठीक है, मतलब ये लीडर ऐसे ही होते हैं कि मौसम से भागते हैं। और अब जरा मौसम बेहतर हो गया तो ठीक है, आ जाए। राइट, चले। अप्रैल और मई का महीना तो इस्लामाबाद में खुशगवार महीना होता है, जून में गर्मी शुरू होती है, तो अब सर्दियों में तो नहीं आए, मजीद गर्मियों में भी ये नहीं बैठेंगे, देखते हैं 2 महीनों में ये बैठते हैं, उठ के चले जाते हैं। बहुत शुक्रिया सारे मेहमानों का, आपसे मुलाकात होगी कल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।